अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। दुनिया ग्लोबल विलेज है, कोई मुल्क अब आइसोलेशन में नहीं रह सकता। दुनिया और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात ही किसी मुल्क की तकदीर का तयन करते हैं, और अगर मुल्क पाकिस्तान हो जिसकी एक मुनफरिद जियोपॉलिटिकल अहमियत है तो खारिजा पॉलिसी की अहमियत दो चंद हो जाती है। पाकिस्तान दूसरी जंग अजीम के बाद की कोल्ड वॉर के दौरान एक अहम तरीन मुल्क बनकर सामने आया, और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद जब दुनिया यक कुतुबी या यूनिपोलर हुई तो पाकिस्तान की अहमियत दोगुना हो गई। पाकिस्तान तनहा सुपर पावर अमेरिका का एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते मजीद अहमियत हासिल कर गया। अब फिर दुनिया बदल रही है। अमेरिका की बराबरी में एक और पावर दुनिया में उरूज पजीर है, चीन, हमारा हमसाया। पाकिस्तान इस ताकत के साथ भी एक तारीखी, स्ट्रेटेजिक और जोग्राफियाई इल्हाक रखता है। इस इनफरादियत ने पाकिस्तान की अहमियत 3 गुना कर दी है। हमें इदराक हो ना हो मगर पाकिस्तान की अहमियत मुसल्लम है। पाकिस्तान खित्तों, तहजीबों और राहदारियों के संगम पर है। पाकिस्तान का आलम इस्लाम से रिश्ता अटूट है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की कई जहतें हैं और इसकी अहमियत रही है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात किसी सदमहरी का शिकार हैं, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? वज़ीर आज़म अगले माह सऊदी अरब का एक अहम दौरा कर सकते हैं। इसके लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अब दौरा सऊदी अरब के लिए पहले सिफारती कोशिशों की ज़रूरत है? बकौल शायर, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी। वज़ीर ख़ारिजा यूएई का हंगामी दौरा करते हैं। क़यास आराइयाँ बहुत हैं। पाकिस्तान में एक बहस चल निकली है कि पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं। बाबा कौम क्या कहते रहे? इजराइल के अव्वलीन वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के बारे में क्या राय रही है? तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान का सदा का दुश्मन भारत हर्जा सराइयों और शरंगेजियों से बाज नहीं आ रहा है। रस्सी जल गई पर बल न गया। अभी 27 फरवरी 2019 की हजीमत को 2 साल भी न हुए कि भारत फिर सर्जिकल स्ट्राइक के ख्वाब देख रहा है। लगता है हमसायों को हमारी मेज़बानी और चाय कुछ ज़्यादा ही भा गई है। डिसइंफो लैब ने भारत को बेनकाब किया। फ्रस्ट्रेशन का मारा भारत सिविलियन आबादी के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन पर भी गोलियां बरसा रहा है। आलमी बरादरी को अब मज़ीद क्या सबूत दरकार हैं? ये तमाम मौज़ूआत और इनसे निकलते सवाल आज हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। प्रेस्टिजियस पैनल मेरे साथ मौजूद मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे साथ साबिक़ सेक्रेटरी दिफा जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे शमशाद अहमद खान साहब भी साबिक़ सिफारतकार हैं। अनवर बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, माहिर खारजा उमूर, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। बुखारी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जो गुफ्तगू करने आज जा रहे हैं इसकी तारीख़ है, जिस जगह आज हम खड़े हैं यहाँ से आने वाले दिनों का तयन होना है। खबरें हैं, कोशिशें जारी हैं सिफारती तौर पर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जनवरी में सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। इब्तदाई सवाल यही बनता है, जिस तरह के ताल्लुकात रहे हैं क्या वाकई हम इस नहज पर आ गए हैं? कहा जाए कि ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार हैं? क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका आयशा, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। काश आपने अपना शेयर पूरा कर दिया होता तो आधा मकसद जो है वो हल हो जाता। मैं कर देता हूँ उसको जी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। वाह। तो जो ताल्लुकात हमारे सऊदी अरब के साथ आज हैं ऐसे तो कभी भी नहीं थे, और कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि जब कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म सितम की दास्तानें रकम की जा रही हों, जब वहाँ पर इंसानी हकूक़ की इतनी बदतरीन पामाली हो रही हो और पूरा आलमी ज़मीर ख्वाब खरगोश की नींद सो रहा हो, उस वक्त सऊदी अरब की क़यादत जो है वो हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बुलाकर उसको आला तरीन एजाज़ात जो है फ़ौजी उससे नवाजेगी। ना हमें यह पता था कि यूएई की और सऊदी अरब की क़यादत मोदी को, जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है, उसको बुला के अपने आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर तो बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। और आज हमसे क्या तकाजे किए जा रहे हैं उसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले अपने वजूद में आने से लेके आज तक सऊदी अरब और उसकी क़यादत का हमेशा साथ दिया। जो उन्होंने कहा हमने माना, जो उनको सूट करता था हमने वो किया। लेकिन जब हम मुश्किल वक्त में फंसे तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो अब किसी बयान की ज़रूरत नहीं है उसके साथ।
वही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जिसको हमारे मुल्क के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ड्राइव करके ईवान सदर तक लेके आए थे, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने से इनकार किया जब वो सऊदी अरब के दौरे पर गए, जो कि पहले से तय था। एक बहुत लोअर लेवल के फौजी अफसर के साथ मुलाकात के बाद उनको वापस आना पड़ा। ये कुछ क्यों हो रहा है, उसकी वाज़ेह दो बातें मैं करना चाहता हूं। एक तो ये कि इजराइल को और उसके सबसे बड़े वाली वारिस अमेरिका को यह पता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब तक फलस्तीन की रियासत का क़याम अमल में नहीं आएगा, इजराइल को तस्लीम करने का तसव्वुर भी नामुमकिन है। और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनकैटेगोरिकल टर्म्स में यह कहा है, जिसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता, कि मैं उसी पॉलिसी पर अमल पैरा हूं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी, और उसको उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे बयान भी कर दिया। मुझे इसकी बहुत खुशी है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं एज ए पाकिस्तानी कि उन्होंने उन तमाम खदशात और तमाम र्यूमर्स जो हैं उसको सेट असाइड कर दिया है अपने इस बयान के बाद। आई हैव नो रीजन कि मैं उनकी इस बात को ना मानूं। दूसरी तरफ हमने क्या नहीं किया सऊदी अरब के लिए। हमने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को साबका को भेजा वहां इत्तेहाद की जो फौजें हैं उसकी क़यादत के लिए। हमने उसकी सलामती को अपनी सलामती करार दिया। हमने कहा दुनिया की कोई भी ताकत जो सऊदी अरब पर हमला करेगी, चाहे मक्का हो, मदीना हो, चाहे काबा हो, तो हम उसका दिफा ऐसे करेंगे जैसे वो हमला हम पर हुआ है। लेकिन हमें उसके इंजाम के तौर पर, हमें उसके इनाम के तौर पर जो कुछ मिला है वो बयान करते हुए भी शर्म आती है। वो सब चीज़ें जो सऊदी अरब करता था या हमसे करवाता था, अब खुद करने से गुरेजा है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, बहुत ही खौफनाक बातें हैं जो की जा सकती हैं। पूरी दुनिया में ये वीडियोज़ वायरल हैं, लेकिन मैं इशारा ज़रूर करता जाऊं कि वो जो कुछ हमने उनके कहने पर किया, उन्होंने खुद उसको अंडू किया, और जो कुछ हमने उनके लिए किया उसके इनाम की बजाय हमें वो सजा दी जा रही है कि हमारे किनारों पर बैठा हुआ दुश्मन, उसको नवाजा जा रहा है, उसको किस किस तरीके से उसकी मदद की जा रही है। इतनी बड़ी डील साइन की जा रही है बाई सऊदी अरेबिया एंड यूएई विद इंडिया कि हमें समझ में नहीं आती कि हम कहां खड़े हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा इस वक्त कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते हैं। इनाम की बजाय सजा, ताल्लुकात किस नहज पर हैं? अनवर बेग साहब, पाकिस्तान सऊदी अरब के माबैन सिफारती ताल्लुकात हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, फिर हमारे डिफेंस के मामलात हैं। थोड़ा सा पस मंज़र के साथ तनाव अभी मौजूदा आप क्यों देख रहे हैं? क्या माजी में भी इस हद तक के तनाव रहे, क्यों रहे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, हमें जो मसले बने हैं वो फाइनेंशियल रहे डे वन से। हमारे हालात कभी भी सही नहीं हुए, और हम हमेशा पिछले 20-25 साल में तो हम देखते रहे, जब भी एक नई हुकूमत आई है हम या के पास जाते हैं या फिर हम जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, या और हमारे दोस्त जैसे यूएई हैं या और किसी के पास। जब आप किसी से पैसे मांगेंगे और फिर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, वो फिर आपसे डिमांड करेंगे। और ये आप मत भूलें कि पहले इनसे जो रूलर्स अब हैं जीसीसी के अंदर, ये एक यंग क्राउड है, इनका तजर्बा नहीं है गवर्नेंस का। पिछले जो थे इनके वालिद और इनके चाचा और इनके जो दूसरे लीडरशिप थी सऊदी अरेबिया की, वो बड़े विजनरी लोग थे। अब ये लोग 35-40 साल 45 साल की अंडर एज हैं, ये सब तजर्बा है नहीं, प्रेशर्स बहुत हैं। आपको इन्होंने पैसे तो दे दिए। ये किस्सा कहानी यमन वॉर से शुरू हुआ है, और वहां से ये हमारे साथ डिटोरिएट हो गए जब नवाज शरीफ साहब ने ये इशू पार्लियामेंट में जाके वो ले गए, और वहां से एक रिजेक्शन आया, राइटली और रॉन्गली। बट आप देखें, जब आप किसी से भीख मांगते हैं then they expect you to say yes to everything, और जब आप नो बोलेंगे, knowing हमारे अरब मेंटालिटी, वो 1 मिनट के अंदर नाराज हो जाते हैं। और क्योंकि इनका तजर्बा नहीं था, इन पे और इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत पड़े हैं, तो उन्होंने जनाब आपके साथ ये अशर किया है। मैं ये समझता हूँ कि इट्स टाइम इनफ कि पाकिस्तान को चाहिए कि ठीक है, अब उनसे आपने पैसे लिए,
आप उनको लौटा भी रहे हैं उनके डिमांड के ऊपर, बट खुदा रहा आप अपने टांगों पे खड़े होने की कुछ कोशिश करें। जब तक आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं होंगे आपके साथ ये हशर होता रहेगा। यानी कभी आप लोगों ने सोचा था कि यूएई पाकिस्तानी वीजा बैन कर देगा एम्प्लॉयमेंट का? वहां पे ऑलरेडी 15 लाख हमारे पाकिस्तानी वहां पे। अनवर बेग साहब, अगर मैं मौजूदा सूरत हाल में आपको कहूं कि सऊदी अरब और यूएई का पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर आप इस वक्त समझ रहे हैं, और ये प्रेशर कहां से लिया जा रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर क्यों बिल्डअप किया जा रहा है दोनों तरफ से? क्योंकि दोनों बहुत करीब रहे हैं, ताल्लुकात बहुत गहरे और खास रहे हैं। देखें आयशा बख्श बीबी, ये मैंने जैसे आपको कहा, ये यमन वॉर से बात शुरू हुई और ये प्रॉब्लम्स हमारी पाइल अप होती गई, और अभी पीछे से जो खबरें वैसे जो आ रही है कि भाई हम इजराइल का प्रेशर हम पे पड़ रहा है थ्रू वेरियस सोर्सेस, क्योंकि यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। हो सकता है कल को सऊदी अरेबिया करे, मोरक्को ने कर लिया है, बहरीन ने कर लिया है, अमेरिकन प्रेशर है। ये थोड़ी बहुत तो समझ अकल बूझ तो हमें भी है कि ये प्रेशर किस लिए है, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो करंट पीटीआई गवर्नमेंट है या इमरान खान साहब हैं, उनके बड़े सीरियस रिजर्वेशंस हैं इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के। या ये करें ना कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाएं और वहां पे ऑफिशियली सब मुस्लिम कंट्रीज को अलाउ करें कि जिसने करना है अपने बायलैटरल इश्यूज देख के और कर ले। वो हो नहीं रहा, तो पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये आपको अभी इकोनॉमिकली चोक डाउन कर रहे हैं, और इसके अंदर डेफिनेटली इंडिया का भी बहुत मेजर रोल है इस इशू के ऊपर। वेरी ट्रू अनवर साहब, इकोनॉमिकली चोक डाउन करने की पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है, और उन ममालिक की तरफ से जिनके साथ बड़े गहरे, तवील और एक नहीं कई जहतों पर बुनियाद करते राब्ते हैं। जनरल नईम लोधी साहब, पाकिस्तान और इसराइल के सफारती ताल्लुकात ऊपर बुखारी साहब ने बात कर दी कि पीएम के बयान से बहुत इत्मीनान मिला है कि कैटेगोरिकल है, ये मुमकिन नहीं जब तक फलस्तीन का मामला सॉर्ट आउट नहीं होता। मुल्क के अंदर इस मामले पर बहस बड़े जोर से जारी है, इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान में आम आदमी की ये अप्रोच या सोच क्यों है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ लिंक कर दिया जाता है कि अगर सऊदी अरब ने तस्लीम किया तो कहीं पाकिस्तान भी मशरूत होता है? ये गलत फहमी है तो क्यों डेवलप हुई यहाँ पर? जी, मैं थोड़ा सा मेरा ख्याल साहब दोनों भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। बुनियादी बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी दो मुल्कों के ताल्लुकात पत्थर पे लकीर नहीं होते। जब आपके इंटरेस्ट आगे पीछे होते हैं तो वो उनमें थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। एक सॉवरन मुल्क को आप डिक्टेट भी नहीं कर सकते कि वो बिहेव करे बिल्कुल आपके उसके हिसाब से। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में दो बातें हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो ये कि ये जो दुनिया में जितने राब्ते हैं, जितने आपस की बातचीत है, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक, आप किसी को फ़ायदा पहुंचाने की पोजीशन में हो, जिसका कि मेरे भाई ने जिक्र किया बेग साहब ने कि आपको इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और वो इकोनॉमिक रिलेशंस होने की ज़रूरत है। दूसरी, आप किसी को कोई गुज़ंत पहुंचाने की पोजीशन में हो, तो ज़ुमरे में से तो हम अपने आप को निकाल लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि परेशानी तो हमें ज़रूर होनी चाहिए जिस तरीके से सऊदी अरब ने ये चेंज लेकर आए हैं और वहाँ पर इंडियन अभी चीफ भी आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीख पा होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो मैंने बता दिया कि इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिप्लेस नहीं कर सकते अभी तक पाकिस्तान को मिडल ईस्ट में, स्पेशली खासकर सऊदी अरब और यूएई के तनाज़ुर में। नंबर एक, जिस कदर उनके अभी भी हमारे फौजी ताल्लुकात हैं, ट्रेनिंग के लिहाज से, नेवी की ट्रेनिंग, एयरफोर्स की ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग, वो अभी भी मजबूत हैं, उनमें अभी कोई कमी नहीं आई है। देखते हैं आगे क्या होता है, कमी आने के इम्कान है। साफ ज़ाहिर है, सुना है कि राहिल शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और इस किस्म की बातचीत है। दूसरी बात यह कि आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी मुल्क ने कभी ये ऐलान किया है कि हम अपने सर धड़ दी लगा देंगे मक्का शरीफ के दिफा के लिए और मदीना शरीफ के दिफा के लिए? कोई और मुल्क इस तरीके से नहीं खड़ा हो सकता सऊदी अरब के साथ जैसे पाकिस्तान खड़ा था। और सऊदी अरब और पाकिस्तानी अवाम में भी एक एफिनिटी है, उसको भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि डिप्लोमेसी के लिहाज से हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान वहाँ पर अपने रोड्स बना रहा है और बजाय इसके कि आप पीछे हट जाएं, आप और जोरों शोर के साथ अपनी कोशिशें जारी रखें। हाँ, ये है, अपना इंटरेस्ट ज़रूर एक तो जहन में रखें, और दूसरा
अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, जो कौमी इज्जत होती है उसका ख्याल रखें। दो चीजों को मरूद खातर रखते हुए अब आगे जनरल साहब, मैंने आगाज में एक सवाल किया था, आपने कोशिशों की बात की। मैं आपकी इसी कोशिशों के तनाजुर में, अब जैसे खबरें और रिपोर्ट हो रहा है कि वजीर आजम मुमकिन तौर पर जनवरी में दौरा कर सकते हैं और उसके लिए सिफारती कोशिशें हो रही हैं। ऊपर बुखारी साहब ने एक माजी का हवाला भी दिया, जब हमारी आला अस्करी क़यादत गई तो मुलाकात ना हो सकी। बातचीत और कोशिश तो तब होती है जब एक बराबर की सतह पर बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं, कंसर्न सुने जाएं, एड्रेस किया जाए, जैसे कि कभी थे। अगर जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, अगर वो लेवल ही नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सिर्फ बताया जाएगा या पूछा जाएगा, तो आपके ख्याल में इन खास हालात में क्या मुज़ाकरात या वो कोशिशें बारावर हो सकती हैं? देखिए जी, बारावर होने का इम्कान चाहे 10% हो, मिसाल के तौर पे 90% ना हो, तब भी ये कोशिशें तर्क नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, पहले एक लीडरशिप थी सऊदी अरब की जिसका माइंडसेट और था, अभी एक नई लीडरशिप आई है जिसका जिक्र किया है मेरे भाइयों ने, उनका माइंडसेट और है। कल कोई और लीडरशिप आ सकती है जिसका माइंडसेट फिर चेंज हो सकता है। तो आप कभी भी ऐसे मुनक़ता नहीं करते, स्नैप नहीं करते ताल्लुकात, जो कि आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए। जो मैंने कहा कि जो हमारे और रवाबत हैं। ठीक है जनरल साहब, एक ब्रेक लेते हैं। बदलती दुनिया और बदलती लीडरशिप यहाँ बहुत की गई। इसराइल के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान से तकाजे क्या हैं और पाकिस्तान की अप्रोच क्या है, कुछ मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बदलती दुनिया और बदलती क़यादतों में क्या ताल्लुकात और रिश्ते भी बदल रहे हैं, इसी मौजू पर बात कर रहे हैं हम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद खान साहब, साबिक़ सिफारतकार हैं। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे मेहमान ऊपर बात कर रहे थे पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और फिर इसराइल। आपसे मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी या एक शख्स जो है, उसको समझाने के लिए बताइए, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर लेता? ये अजीब सवाल है, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई है, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही। कि इस वजह से कि आपके हमसाए में चंद ममालिक अपनी सलामती की मजबूरी की वजह से उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उनको देखकर ये फैसला करेंगे। आपको सबसे पहले देखना ये होगा कि हमारे मुफाद में है क्या, और इस पर कोई फैसला करने से पहले ये भी सोचना होगा कि ये सारा मसला शुरू कैसे हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तनाजर में आज हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि जो पिछले 70 साल से कभी नहीं सोचा और आज सोचने पर मजबूर है। मैं आपकी अभी आखिरी बात सुन रहा था तो आपने दुरुस्त कहा कि वक्त के साथ हर चीज बदलती है, नथिंग रिमेन्स स्टैटिक। दुनिया में कोई चीज, किसी चीज को भी, वो कहते हैं ना कि कॉन्स्टेंसी नहीं होती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कांस्टेंट कहा जा सकता है। पहला कांस्टेंट हमारा ये रहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी का जो महवर है वो पाकिस्तान की सर्वाइवल का है, पेरेनियल क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल है हमारी, ये हमारा पहला कांस्टेंट है। दूसरा कांस्टेंट हमारा हमेशा रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ जो हमारी लेगेसी है कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप की, उसको कैसे डील करना है। और ये मतलब ये नहीं कि हम कॉन्फ्लिक्चुअल लेगेसी हमें एक नसीब हुई है तो हमने अब हिंदुस्तान के साथ सिर्फ लड़ाई ही करनी है। तो ये बहरहाल हमारी खारजा पॉलिसी का एक बाकायदा मुसलसल चैलेंज रहा है। दो बातें हो गई। तीसरा रहा है कि हमारी एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन द वेस्ट, रिलायंस ऑन द वेस्ट फॉर सर्वाइवल, हमारी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए और हमारी दूसरी सर्वाइवल के लिए, ये तीसरा कांस्टेंट है। और चौथा कांस्टेंट जो है वो बहुत बड़ा कांस्टेंट है, वो है मुस्लिम दुनिया के साथ हमारी सॉलिडारिटी का। और उसका एक हिस्सा जो है आयशा, वो हिस्सा ये है कि अरबों और ईरानियों के दरमियान हमने गुज़श्ता 70 सालों में बड़े बारीक पुल पर से गुजर कर हमेशा अपने आप को साफ रखा हुआ है। और आज भी सिर्फ इस वजह से कि ये सब रियासतें जो हैं, किंगडम जो हैं गल्फ की, ये सारी की सारी रियासतें हमसे सलामती लेती थी पहले। आज उनको ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि वो समझते हैं कि उनको बहुत बड़ी थ्रेट का सामना है ईरान की तरफ से। तो बात ये है कि हमें अभी भी किसी के साथ साइड नहीं लेनी है, हमने अपने आप को बचा के। बड़ी माजरत के मैं आपको रोक रही हूँ, मैं इसी सवाल को थोड़ा और अंदाज से अभी इसलिए फ्रेम करना चाहूंगी क्योंकि
अब यूथ हर जगह पर मौजूद है, ऊपर मेहमानों ने भी बात की कि हमारे अरब ममालिक में भी अभी जो लीडरशिप मौजूद है वो एक यंग एज के अंदर मौजूद है। ताल्लुकात दबाव लेना मुख्तलिफ ममालिक से और फिर आगे रिश्ते बढ़ाना, ये इस वक्त एक चेंजिंग फेज से गुजर रहा है। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तानियों के हिसाब से, यहाँ की नौजवान नस्ल भी इन तमाम मामलात पर बहुत सी तरह के सवालात उठा रही है, अपनी राय बना रही है और उस राय का इजहार भी कर रही है। सवाल यूं बनता है, हम इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं करते कि फलस्तीन पर उसका गासिबाना कब्जा है, हम फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत की बात करते हैं। पाकिस्तान का कश्मीर पर भी एक मौक़िफ़ है, अगर हम उसे तस्लीम नहीं करें तो हम इसको रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ। आम आदमी ये जानना चाहेगा कि भारत हमारे इलाके कश्मीर पर गासिबाना कब्जा रखे हुए है, मगर भारत के साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं, तो फिर क्यों है? देखिए, मैंने अब तक जो मैंने बात की है उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल के बारे में आप मुकम्मल मनफी रवैया रखिए। हमें देखना यह है कि हमारे मुफाद में है क्या, और इस बात का फैसला आयशा ना आपने करना है और ना आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने करना है। इस बात का फैसला अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हमारी हुकूमत ने करना है, और इसी वजह से उनको आप लोगों ने मुंतखब किया हुआ है। और ये जो कहते हैं ना जी कि ये सिलेक्टेड है, विलेक्टेड है, हर बंदा पाकिस्तान में सिलेक्टेड होके आता है, बल्कि दुनिया में भी यही होता है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ वो सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, इस वजह से ये सवाल उठते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवाल आप उठा रही हैं, ये आज से 20 साल पहले मैंने सोचा था, एंटीसिपेट किया हुआ था, और मैंने जनरल मुशर्रफ से कुछ बातें करवाई थी उस वक्त शुरू, और जो शुरू की थी उसने फिर, और वो फिर बात रास्ते में प्रोसेस तोड़ना पड़ा था। तो आज भी हमें फैसला करना होगा अपने मुफाद को सामने रखकर, ना हमें किसी गल्फ रियासत के मुफाद को देखना है और ना हमें किसी और रियासत के मुफाद को। हाँ, सिर्फ ये बात मैं एक कह देता हूँ कि अगर जो कह रहे हैं ना कि जी ये एक वहां से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, तो देखिए आप ताउम्र अपने आप को मफलूज नहीं रख सकते सिर्फ इस वजह से कि 2, 3, 4 लाख पाकिस्तानियों की नौकरी का सवाल है। देखिए, इस तरह 220 मिलियन की आबादी का मुल्क है, अगर आप उनको रख सकते हैं, यहाँ वो 2, 3, 4 लाख पाकिस्तानी और खप सकते हैं। ये सोचकर कि सिर्फ उनकी नौकरी की वजह से आपने कोई बड़ा फैसला करना है जिससे मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट कुर्बान हो जाएंगे या कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, मैं उस फैसले की बिल्कुल तायद नहीं करूंगा। फिर वही कहूंगा, इसका फैसला वो हुक्मरान तबके, तो उनको कई चीजें पता है जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, वही फैसला करेंगे जो ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं। लेट देम टेक ए कैलकुलेटेड डिसीजन। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ। सलीम बुखारी साहब, मुल्की मफाद अहम है, सर्वाइवल की बात भी इस वक्त है, अब पाकिस्तान के मफादात का फैसला कैसे होगा? हमने तो बहुत बार अपने मफादात आस पास इधर उधर भी जोड़े, एक OIC का इदारा भी है जिसकी जानिब देखा जाता है जब जब मुस्लिम कंट्रीज और अरब ममालिक में कुछ होता है। क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन पर? देखिए, शमशाद साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे उससे बहुत हम सीखते हैं, बहुत सीनियर डिप्लोमेट्स हैं वो, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आपने OIC का तज़किरा किया। OIC को कोई 2 डेकेड पहले जो है खुद ही मुस्लिम रियासतों के लीडर्स ने कहा था कि इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बस की कोई बात नहीं है, ये वही कुछ कहेगा जो सऊदी मनार्की कहेगी। और हमने एक्सपीरियंस किया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो OIC जो है वो घर की लौंडी जिसको कहते हैं, वो उस तरह से है। कश्मीरियों का खून कब से बह रहा है, फलस्तीनियों के साथ जुल्म और ज्यादती कब से हो रही है, कोई रोल मुझे बता दीजिएगा याद करके जो OIC का हो। हमारे हवाले से तो उन्होंने कश्मीर के बारे में एक रेजोल्यूशन तक पास करके नहीं दी। शाह महमूद कुरैशी साहब या तो झूठ बोल रहे हैं और या पूरा सच नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जिस OIC ने सुषमा स्वराज को ला के बिठा दिया हो वहां पर एज उस वक्त तो ऑब्जर्वर थी, लेकिन अब मेंबर बनाने की सोच रहे हो और ये जवाब पेश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी भी पाकिस्तान जितनी है, उस OIC पर आज ही फातिया मेरे ख्याल से पढ़ देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमने सऊदी अरब की खुशनुदी के लिए क्या नहीं किया। हमने ईरान के साथ, जिसके साथ ताल्लुकात इस खित्ते के सैकड़ों सदियों पर यानी सदियों पर मुहित है, हमने उनसे अपने ताल्लुकात को बिल्कुल जो सही कहा उन्होंने कि सोर्ड एज की तरह से हमने रखा और बड़ी मुश्किल से हम उनके साथ निभा रहे हैं। हर लम्हे ये सोचते हैं कहीं सऊदी नाराज ना हो जाए। एक बात, इराक के हवाले से जब उसने कुवैत पे हमला किया, हमने आउटराइटली सऊदी अरब का साथ दिया। मैंने पहले भी कहा कि उनके ऊपर हमला और उनकी सलामती को खतरा, हम समझते हैं पाकिस्तान की सलामती को खतरा और हम पर हमला है,
रवैये, बात असल में रवैये की है। तुर्की भी एक इस्लामिक मुल्क है, उसने फ्रांस के सदर से लेकर और किस किस के साथ क्या क्या नहीं किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में फॉर द कॉज ऑफ द मुस्लिम्स, वो सबके सामने है। कश्मीर के हवाले पर उसका जो स्टांस है वो मेरे ख्याल से काश हम उससे कुछ सीख सकें। महातीर मोहम्मद एक दूसरे आदमी हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि उसके बदले में मिला क्या? सऊदी अरब ने उनको भी आइसोलेट करके एक डिफरेंट ब्लॉक की शक्ल देके ये करार दे दिया है कि जो उनकी तरफ देखेगा भी वो गुनाहगार है। लिहाजा हमने वही गलती की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो उस आइडिया को जनरेट करने वाले थे कि मलेशिया में कुआलालंपुर में समिट होगी, वहां जाने से इनकार कर दिया। ये बड़ा अहम है बुखारी साहब जो आप सवाल उठा रहे हैं। मैं पाकिस्तान आज कहाँ है, जो ऊपर बात शमशाद साहब ने भी की है ऊपर पहले हुई कि हमसे सलामती लेते थे। अनवर बेग साहब, वजीर खारजा गए यूएई और बड़ा हंगामी था। जो तस्वीर सामने आई, अगर आपकी नजर से गुजरी हो तो उन पर भी बड़े कमेंट्स हो रहे हैं। डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस, पाकिस्तान का परचम मौजूद नहीं है। किस तरह की जो तस्वीर आई उसमें फर्नीचर, उनके वजीर आजम सैंडल्स में मौजूद थे। आपको पता है वहां के तमाम मसाइल। अब एक ये भी खबर आ रही है जो तर्जुमान की जानिब से वजारत खारजा के कोविड की वजह से पाकिस्तानियों को ये मसाइल दरपेश हैं। ये जो ऊपर बुखारी साहब बात कर रहे हैं, रवैये की बात है। मैं जानना ही चाह रही हूँ पाकिस्तान खड़ा कहाँ है इस पूरे, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है इस वक्त यहाँ पर इस पूरी तस्वीर में? देखिए बीबी, ये जो आपने अभी जिक्र किया कि फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि कोविड की वजह से ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई हैं, ये बैन जो इशू हुआ है वर्क वीज़ा पे, मैं नहीं समझता कि दिस इज़ द करेक्ट पिक्चर द फॉरेन ऑफिस इज पेंटिंग। अगर ये स्टेटमेंट एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएई फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठा ये देते तो मैं किसी हद तक फिर भी मानने के लिए तैयार हूँ। इंडिया देखें, इंडिया में हलाकतें और कोविड इज एट द वर्स्ट जस्ट लाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स। उनके कोई वीजा बैन नहीं है, उनके लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? नहीं बीबी नहीं, ये कोई कहानी है और कोई बड़ी सीरियस कहानी है। और मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ही शुड कम एंड एड्रेस द नेशन एंड ही शुड अपराइज द नेशन कि प्रॉब्लम क्या है। इस वक्त हम खाली स्पेकुलेशन कर रहे हैं। मैं अपने अंदाजे से बात कर रहा हूं और हमारे आप ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स अपने अंदाजे से बात करें। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड कम एंड एड्रेस द नेशन और कहें कि जी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है जीसीसी से, स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक, ये क्या है? देखें, दूसरी बात ये, हमारे दोस्तों ने ये कहा कि जी वी शुड टेक अ बोल्ड डिसीजन। जी बोल्ड डिसीजन आप उस वक्त ले सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली साउंड हो। मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस डालूंगा। आप इस बात पे अंदाजा करें कि $10 बिलियन आपको ये दो मुल्कों से होम रेमिटेंसेस में आता है। कल को आप ये कहें कि जी हम सऊदी अरेबिया और यूएई की बात नहीं मानते, ओके फेयर इनफ। वो कहेंगे जी पैक योर बैग्स एंड गो बैक टू पाकिस्तान। चले, हमारे लोग भी वापस आ जाएंगे, यहाँ खप जाएंगे। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप इमीडिएटली ये $10 बिलियन कहां से फिल करेंगे? बहुत संजीदा, बहुत ही सीरियस सवाल अनवर बेग साहब आपने उठा दिया। एक सेकंड सुने आयशा बीबी, एक मिनट। फिर आप चाइना के पास जाएंगे कि हमें भीख दो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देयर इज नो फ्री लंच। ये हमारे लीडरशिप का कसूर है कि इस मुल्क को उन्होंने 70 साल में इकोनॉमिकली साउंड नहीं किया। उनकी इकोनॉमी भरी, यानी उनके तेजूरियां भरती गई हैं और मुल्क के जो ट्रेजरी है वो खाली होती गई है। ये कहाँ का असूल है? आई थिंक इनफ इज इनफ। इस मुल्क को एक पागल आदमी चाहिए, a madman who would run this country। ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं चल सकती। लूट लाट हुई है। मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ और नून लीग में भी रहा हूँ। जो मैंने वहां हाल देखा है आप सोच नहीं सकते। उनको नौकर चाहिए अपने पास, नौकर। दे ट्रीट एवरीबॉडी लाइक सर्वेंट्स। ये बात क्या कर रहे हैं? जब तक आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं होंगे आप किसी को आंखें नहीं दिखा सकते। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। वेरी ट्रू। इकोनॉमिकली साउंड होना जरूरी है। अनवर, अब आपने बहुत अहम सवाल उठाए, मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद जनरल साहब से भी जवाब दूंगी और शायद जो आपने डेमोक्रेसी बात की उस पर बुखारी साहब भी एग्री ना करें। उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और साथ ही भारत वो कहाँ है इस वक्त और क्यों धमकियों पे धमकियां इसके बावजूद कि एक्सपोज हो चुका। एक ब्रेक के बाद
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। लोधी साहब, जो ऊपर गुफ्तगू अनवर बेग साहब भी कर रहे थे, जब मैंने ये पूछा कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है, स्टेटस क्या है, उनका कोई संजीदा कहानी है वजीर आजम को आकर बतानी चाहिए। फिर लिंक करूंगी शाह महमूद कुरैशी के यूएई के दौरे के साथ। वह अबू धाबी में वो भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं, गए किस मकसद को वहां थे। अब पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल, हमारी डिप्लोमेसी और इस वक्त जो कुछ भारत कर रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी इन राइट डायरेक्शन है? जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई आपकी इज्जत उससे ज्यादा नहीं करता जितनी कि आप अपनी इज्जत खुद करते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि ठीक है, इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इकॉनमी इज नॉट द ओनली फैक्टर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप देखिए क्यूबा ने अपना छोटा और गरीब होने के बावजूद अमेरिका का कैसे मुकाबला किया, वेनेजुएला आज भी मुकाबला कर रहा है, लीबिया कोई गरीब मुल्क नहीं था, उसके साथ क्या हुआ, इराक भी कोई गरीब मुल्क नहीं था, उसके साथ क्या हुआ, अफगान तालिबान बहुत गरीब थे, उन्होंने क्या किया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब कौमी हमीयत मौजूद हो और आप में फहम फरासत हो तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि अमेरिका की हमने बेलौस खिदमत की, तकरीबन बिला मुआवजा खिदमत की, अफगानिस्तान में आज भी कर रहे हैं, और हम उनको ये तक नहीं कह सके कि आप मेहरबानी करके हिंदुस्तान जो कि आपका हलीफ है बड़ा गहरा, उसको ये कह दें कि ज़रा जुल्म सितम बंद कर दे कश्मीरियों के ऊपर। तो कुछ आपको अपने, जब आप असर्ट ही ना कर पाएँ, आपकी जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, अगर आप उसको यूज़ ही ना करें, आपके जेब में अगर 5 रुपए हों और आप खर्च करने से घबराते हों, आप एक एटमी मुल्क हों और आपको अपने आप को असर्ट करना ना आता हो, तो फिर क्या करें। तो इसमें कोई शक नहीं कि सही कह रहे हैं मेरे भाई कि इसमें लीडरशिप की कमजोरी की बात है। और मैं ये कहा करता हूँ, एक बात दोहरा देता हूँ कि जब आपके जहन में, आपके दिमाग में अल्लाह का खौफ ना हो तो बहुत से दुनिया के खौफ जो हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो मैं ये जो आप बहुत बड़ी शिफ्ट की बात कर रही हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट जो है, मैं ये भी बात आपको ऐड कर दूं कि ये बहुत अमीर मुल्क है, ये जो सऊदी अरब है, यूएई है, हम समझते हैं कि ये बहुत खुद मुख्तार और खुददार मुल्क है। आपको पता है कि क्या कहा था ट्रंप ने? उन्होंने कहा था 1 हफ्ता नहीं रह सकते ये हमारे बगैर। और जब सऊदी अरब ने अपने पैसे मांगे थे तो उसने कहा था ऐसे अंगूठा दिखा करके जहाज चाहिए तो ले लो, कोई और चीज चाहिए तो ले लो, ये पैसों की बात मत करो। तो ये भी कोई इतने आजाद मुल्क नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम में तो ये खुददारी के जरासीम हैं और वो गाए बगाए उसका इजहार भी करते रहते हैं, लेकिन सम और दी अदर हमारी जो लीडरशिप है उसको पता नहीं किस तरीके से कोई बांध लेता है या खरीद लेता है, या उनके ज़हनों, देखिए असल हार होती है जिसका ज़हन हार जाए। जब ज़हनी तौर पे हार जाए तो ये जो बात है कि सिर्फ इकॉनमी के पीछे छुप कर बाकी हर चीज हवाले कर देना, क्योंकि ये मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। जनरल साहब एक इसके साथ ही आपसे सप्लीमेंट्री सवाल, यूएस के अंदर ये चेंज होगा जब चेन पावर का, बाइडेन आ जाते हैं, तो आपके ख्याल में कुछ प्रेशर रिलीज होगा इस साइड से? ट्रंप जो कुछ जहां तक ले आए हैं ये कंटिन्यू करेगा और ये जो इधर ममालिक है इनको उधर जाना पड़ेगा? देखें, वो एक सुपर पावर है, वहां पर एक बंदे के आने या एक बंदे के जाने से उनकी जो टोटल पूरे जो दुनिया के ऊपर जो वो राज कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कर रहे। उनकी बाकायदा उनके थिंक टैंक्स हैं, उनकी डीप स्टेट है, उनकी मीडिया है जिसके ऊपर आपको पता है ज्यूज का कंट्रोल है, उनकी इकोनॉमी के ऊपर ज्यूज का कंट्रोल है। तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बाइडेन नहीं उसको चेंज कर सकता। ठीक है, जब तक ये देखें, हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, और हमें चेंज ये करना पड़ेगा कि हमें पता है कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रांजैक्टिव रिलेशनशिप है। उनको कहें एक हाथ लो एक हाथ दो, ठीक है? ठीक है, बड़ा वैलिड कि क्या हम ये कह सकते हैं कि एक हाथ लो और एक हाथ दो? बुखारी साहब, बेलौस और बिला मुआवजा खिदमत की हमारी एक तारीख है, अभी यहाँ पे हमारे मेहमानों ने भी कह दिया। क्या हम वाकई कह सकते हैं कि अमेरिका की तब्दीली हमें मुतासिर करेगी, नहीं करेगी? भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का आज वजीर आजम ने बड़ी डिटेल से सोशल मीडिया पर डाला और दुनिया को खबरदार किया है, हमें सुनेगा कोई? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक हमारी सक्सेसिव लीडरशिप का सवाल है, उनमें चूंकि स्टेट्समैनशिप की कमी थी, इसलिए हम आज तक अपनी पोजीशन को कभी असर्ट नहीं कर सके। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वेस्ट को तो तकलीफ हो, इजराइल को तो तकलीफ हो, तो हमें समझ आती है कि हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि मुस्लिम ममालिक में भी हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको करने को दिल तो चाहता है, लेकिन इस वक्त शायद मौका नहीं है। देखिए, 2-3-4 बातें जल्दी से अर्ज कर दूं मैं। तल अवीव से दारुल खिलाफा और यरूशलेम ले जाने के लिए जब ट्रंप साहब ने इस पागलपन का फैसला किया
तो पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो खामोशी तान ली। उन्होंने एक लफ्ज मुंह टूट जाए अगर किसी का किसी ने कहा हो। आपको याद होगा नेतन्याहू ने जब हिलरी क्लिंटन दौरा करने आई इजराइल का, तो उसने कहा हम फलस्तीनियों को इसी तरह रुथलेसली मारते रहेंगे, आपको अगर ये अच्छा नहीं लगता तो आप वाशिंगटन चली जाएं वापस। ये तो हाल है। और हमने क्या किया है, दो मुल्क ऐसे हैं जिनसे इजराइल को और भारत को खतरा है, एक पाकिस्तान है, दूसरा ईरान है। दोनों ही इस चक्कर में पूरे वेस्ट को ब्लैकमेल करके हमारे खिलाफ सुबह से शाम तक साजिशें कर रहे हैं, और हम उन जानबूझ के कि वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हम उनकी खिदमत गुजार अभी तक उसी तरह हैं, बल्कि कोशिश ये करते हैं टू प्रूव मोर लॉयल देन द किंग। ये रवैये जब तक तब्दील नहीं होंगे, मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं ये कि हमें सिर्फ एक ऐसे लीडर की जरूरत है। वो मेरे भाई अनवर बेग ने तो कहा एक पागल चाहिए, बिल्कुल एक ऐसा शख्स चाहिए जो फैसला करते वक्त एक चीज को मद्देनजर रखे कि ये मेरी कौम के और मेरे मुल्क के हक में है, और बाकी जो उससे बर्बाद होता है वो कहे कि इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। आप देखिए हम कहां खड़े हैं, हम न्यूक्लियर पार होके वी आर बेगर्स। ये बहुत वही बात जो अनवर बेग साहब ने बार-बार कही। बुखारी साहब, मैं बिल्कुल लास्ट इसमें कमेंट अनवर बेग साहब ऊपर ये गुफ्तगू भी हो गई जो जनरल साहब कह रहे हैं कि मईशत इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी का सवाल है। लेकिन डिसइंफो लैब जो कुछ भारत के लिए सामने ले आया, भारत माशी तौर पर जहां खड़ा है, हम जहां खड़े हैं, क्या हम, अगर मैं मईशत को 1 मिनट के लिए एक तरफ रख दूं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू क्या अपना नैरेटिव दुनिया से मनवा सकते हैं? हम इस पोजीशन में हैं? नहीं जी, आपकी फॉरेन पॉलिसी इज एब्सोल्युटली फॉल्टी। आप देखें, हर दुनिया का मुल्क जब कोई ऐसे क्राइसिस होंगे तो वो इंडिया का साथ देगा। उसकी वजह यह है कि मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं क्योंकि हर मुल्क का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड कि इंडिया को वो किसी सूरत से नाराज करें। जनरल साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने एक चीज जिक्र किया, क्यूबा का, इराक का, लिबिया का। आज वहां के जो अवाम है वो पत्थर खा रहे हैं भाईजान, उनके तो इनके छींचड़े उड़ा दिए हैं इन्होंने मिल के। हम ये पाकिस्तान के साथ हम ये नहीं कर सकते, बट I would also like to say कि we are very poor negotiators। हम एक ऐसी जगह पे दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप पास जितनी भी थी, they were poor negotiators। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। फैब देखने वाले करेंगे, हमारे पास सब कुछ है पर हम क्यों नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्यों बेहतर तौर अपने मामलात हैंडल नहीं कर सकते, माशी और सिफारती तौर पर हम कहाँ हैं। पैनल ने बखूबी आपको आज ये समझाया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।